जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन पर मैं गिरिजापति यादव मित्रों आप लोगों का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और ये दूर दराज तक भी भेजिए। जिसका इसका लोगो है, एक मोटो है, शिक्षित बनो सबल बनो, दिल हम जीतेंगे अपने काम से। जी हाँ मित्रों, ये निःशुल्क है। घनानंद सर के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। उनका एक एम है, उद्देश्य है, एक सपना है कि घर घर शिक्षा पहुंचाया जाए। इससे कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा शिक्षा से वंचित ना रहे कि पैसे के अभाव में जो लोग दिल्ली लखनऊ या इलाहाबाद नहीं आ सकते हैं वो लोग घर बैठे भी अपने मोबाइल से, आप तो जानते हैं कि घर घर मोबाइल लगभग सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो घर घर अपना मतलब शिक्षित रहें और पढ़ें, आगे बढ़ें, नाम रोशन भी करें। तो हम लोग मित्रों पढ़ रहे थे कि जैसे कि आप लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में हम लोग पहुंचे थे वर्तमान युग। जी हाँ मित्रों, वर्तमान युग में हम लोग पहुंचे थे। वर्तमान युग में वर्तमान युग, जी हाँ मित्रों, वर्तमान युग है। वर्तमान युग में जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है इसे वर्तमान युग कहते हैं, या स्वतंत्रता उत्तर युग, स्वतंत्रता के बाद का युग वर्तमान युग कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं नाटक है, उपन्यास, कहानी, आलोचना है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है। इन गद्य विधाओं का इसमें विकास हुआ और भरपूर अपने चरम सीमा पर भी पहुंची। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग परीक्षा में पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ। साथ ही साथ निबंध, जी हाँ मित्रों, निबंध सबसे महत्वपूर्ण है। निबंध का भी इस साहित्य में विकास हुआ। तो हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता वर्तमान युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ। तो इसके पहले हम लोग समय जान लेते हैं कि 1947 से आगे आप लोग कर सकते हैं। 1947 ईस्वी से अब तक, जी हाँ मित्रों, ईस्वी से अब तक ये जो है ये समय है वर्तमान युग का। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता है कि वर्तमान युग का समय कितना है। तो 1947 से अब तक जो चल रहा है उसे वर्तमान युग कहते हैं। अब एक चीज और भी, इसमें कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ। जी हाँ मित्रों, कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ। इससे पहले एक आप लोग मोटिवेशनल पंक्तियां भी सुन लीजिए। तुम्हारी कहन की कहन कर रहा हूँ, तुम्हारी कहन की कहन कर रहा हूँ, तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या सहन कर रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ उसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि इस युग की देन, एक हेडिंग हम डाल लेते हैं, इस युग की देन है जो कौन कौन सी है। इस युग की देन अर्थात वर्तमान युग की, इस युग की देन। जी हाँ मित्रों, यहाँ ब्रैकेट में वर्तमान युग भी आप लोग समझने के लिए डाल सकते हैं। वर्तमान युग मतलब इस युग में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ों का विकास हुआ। जैसे नाटक है, पहले स्थान पर हम लोग नाटक ले लेते हैं, नाटक है। दूसरे पर निबंध है, जी हाँ मित्रों, निबंध है। यहाँ पर आलोचना का भी विकास हुआ खूब। आलोचना है, रिपोर्टाज को भी ले सकते हैं आप लोग। जी हाँ मित्रों, अगले स्थान पर हम लोग कहानी, जीवनी भी ले सकते हैं। जीवनी, जी हाँ मित्रों, जीवनी है। यहाँ हम लिख देते और आगे है सातवें पर संस्मरण। जी हाँ मित्रों, संस्मरण भी इसी में आ जाएगा। साथ ही साथ आत्मकथा भी आ जाएगी। आत्मकथा जो अपनी कथा कही जाती है, और जब जीवनी जो होती है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्रमबद्ध लेखनीबद्ध, क्रमबद्ध और लेखनीबद्ध किया जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा है जब स्वयं व्यक्ति अपने जीवन को
निष्पक्षता से लिखता है या तटस्थता से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। आलोचना और संस्मरण ये भी है इसी में। यात्रा साहित्य भी इसी में आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य आ जाएगा। डायरी, एक विधा डायरी भी होती है। डायरी, जी हाँ मित्रों, जब प्रतिदिन किसी घटनाओं को लिखा जाता है तो उसे डायरी भी कहते हैं। भेंट वार्ता या इंटरव्यू से भी कह सकते हैं। अगला जो है भेंट वार्ता, जी हाँ मित्रों, भेंट वार्ता या साक्षात्कार भी कह सकते हैं इसे। साक्षात्कार या इंटरव्यू भी इसे कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इसे इंटरव्यू भी कहते हैं। अगले पे हम लोग ले लेते हैं पत्र साहित्य। पत्र साहित्य का भी बहुत बड़ा एक द्वान, जैसे मर्यादा पत्रिका थी, सरस्वती थी। पत्र साहित्य नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित, वो भी थी नागरिक प्रचारी पत्रिका। पत्र साहित्य हो गया। रिपोर्टाज, गद्य काव्य का भी खूब जमकर विकास हुआ। गद्य काव्य, गद्य काव्य, जी हाँ मित्रों, हम लोग देखें वर्तमान युग का जो समय है 1947 से अब तक है। इस युग की देन अर्थात वर्तमान युग में कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ। नाटक है, निबंध है, आलोचना है, रिपोर्टाज है, कहानी है, जीवनी है। जी हाँ मित्रों, और संस्मरण है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है, डायरी है, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि। यहाँ आप लोग लिखे आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ। विकास खूब जमकर हुआ। जी हाँ मित्रों, हम लोग देख रहे हैं वर्तमान युग 1947। एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, 47 ईस्वी से अब तक है। इस युग की देन में नाटक है, निबंध है, कहानी है, आलोचना है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, जीवनी है आदि इत्यादि विधाओं का खूब जमकर इसका विकास हुआ। अब एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि संस्मरण के जनक कौन है, इसके प्रवर्तक कौन है, या नाटक के प्रवर्तक जनक कौन होते हैं। इसको भी हम लोग देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को, जैसे आप लोग पूछ सकते हैं नाटक साहित्य के मतलब जनक कौन है, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको हम लोग भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे निबंध के भेद। निबंध लिखे थे, पहले निबंध के भेद देख लेते हैं, इसके बाद अन्य विधाओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। निबंध के भेद, जी हाँ मित्रों, निबंध के भेद में अगर हम लोग देखें तो इसके 3 रूप हैं, जैसे भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक और विचारात्मक। भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक, विचारात्मक। जी हाँ मित्रों, 3 भेद मुख्य इसके हैं। 3 भेद होते हैं। अब एक पहले स्थान पर हम लोग ले लेंगे भावात्मक। जी हाँ मित्रों, भावात्मक निबंध। दूसरे स्थान पर हम लोग ले लेंगे विचारात्मक निबंध। जी हाँ मित्रों, दूसरे पे लेंगे विचारात्मक निबंध हो जाएगा। अंतिम है वर्णनात्मक निबंध। एक जो चौथा है, इसको भी कुछ विद्वान, कुछ मनीषी लोग इसको भी मानते हैं कि एक और इसका भेद है, कि जैसे भावात्मक हो गया, वर्णनात्मक हो गया, विचारात्मक हो गया,
इसको भी कुछ लोग मानते हैं कि विवरणात्मक एक निबंध भी होता है, विवरणात्मक निबंध है। पांचवें पे हम लोग ले लेते हैं विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध, जी हाँ मित्रों, विवरणात्मक निबंध है। अब निबंध की उत्पत्ति जैसे आप लोग जानते हैं कि निबंध निधन बंध से बना हुआ है, निधन बंध, अर्थात जो किसी प्रकार से बंधन से मुक्त हो उसे निबंध कहते हैं। जी हाँ मित्रों, अब इसके भी तीन भेद हो जाएंगे। जैसे यूरोप साहित्य में निबंध के जनक कौन है, हिंदी साहित्य में कौन है, अंग्रेजी में कौन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यूरोप साहित्य में निबंध के जनक, यूरोप पूछ लेगा, यूरोप साहित्य में यूरोप साहित्य में निबंध के जनक, निबंध के जनक, जी हाँ मित्रों, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक तेन है। जी हाँ मित्रों, तेन, तेन महाकवि है, ये है यूरोप साहित्य में। अब एक क्वेश्चन और उठेगा आप लोगों के, अंग्रेजी साहित्य में निबंध के जनक कौन है, तो लॉर्ड बेकन है। जी हाँ मित्रों, लॉर्ड बेकन हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हिंदी साहित्य में निबंध के जनक तो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जी हाँ मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में निबंध के जनक, अंग्रेजी साहित्य में निबंध के जनक, जी हाँ मित्रों, अंग्रेजी साहित्य में निबंध के जो जनक हैं वो लॉर्ड बेकन हैं, लॉर्ड बेकन हो जाएंगे। और हिंदी में जो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, भारतेंदु का जो पूरा नाम था, उनका जो हरिश्चंद्र था, भारतेंदु उनकी उपाधि थी। तो हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड बेकन, लॉर्ड बेकन, जी हाँ मित्रों, लॉर्ड बेकन हो जाएंगे। अब एक बच रहा है जो हिंदी साहित्य में, तीन मत है विद्वानों का, वैसे और मत है, जो मान्य मत तीन यही मिलता है विद्वानों का कि यूरोप साहित्य में निबंध के जनक कौन है, तेन है। अंग्रेजी साहित्य में निबंध के जनक कौन है, तो लॉर्ड बेकन है। और हिंदी साहित्य में निबंध के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में निबंध के जनक, जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य में निबंध के जनक तो भारतेंदु जी हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो जन्म था बनारस में हुआ था, बनारस में 1850, और मृत्यु 1885 में हुई थी। महज 35 वर्ष की अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। और जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण देन है वो निबंध है, साथ ही साथ नाटक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अपना कार्य किया है। और इनकी तीन पत्रिका थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। जी हाँ मित्रों, तीन पत्रिका थी। 1868 में कवि वचन सुधा की शुरुआत होती, तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग अब देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तत्व। जी हाँ मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण तत्व में नोट करके यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण आप लोगों को ऐसे पूछ सकता है कि उपन्यास के जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो इसको हम लोग पहले देखेंगे। नाटक, जी हाँ मित्रों, नाटक की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ हम लोग लिखेंगे नाटक। नाटक की जो शुरुआत है कहाँ से होती है, इसको हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग से। जी हाँ मित्रों, भारतेंदु युग से होती है। तो हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग से या भारतेंदु से नाटक का जन्म भी माना जाता है। अन्य विद्वान अलग अलग मत है, जैसे आनंद रघुनंदन को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग भारतेंदु को मानते हैं, कुछ लोग भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास से भी मानते हैं। जी मित्रों, नहुस से उनके भी मानते हैं। तो लेकिन भारतेंदु जो है ये मान्य मत है। आप लोग जानते रहिए, आगामी जब परीक्षाओं में आप लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो ये चीज़ें आप लोगों को पुटअप करेगी। और हिंदी
ऐसी भाषा होती है, हमारी माँ है, जिसे हमें सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये देखिए हर परीक्षा में पूछता है। और महत्व कॉमन ट्यूशन निबंध, नाटक के जन्मदाता जो है, नाटक के, यहाँ हम जन्मदाता कर देते हैं, नाटक के जन्मदाता, इसे प्रवर्तक जनक भी कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो मान्य मत है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो मान्य मत है उसी को हम देखते हैं। भारतेंदु नाटक के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले हो जाएगी जिसे एकांकी। जी हाँ मित्रों, एकांकी, एकांकी के जन्मदाता। एकांकी शुरुआत किससे होती है? एकांकी यहाँ हम लिखते हैं, एकांकी के जन्मदाता। जी हाँ मित्रों, वैसे तो देखिए आप लोग, करुणालय है जयशंकर प्रसाद का, उसी से शुरुआत हो जाती है। अलग अलग मत, जैसे आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो एक आप लोग जानते रहिए, आधुनिक जो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। उसी में कई प्रकार है, जैसे पौराणिक एकांकी के जन्मदाता, ऐतिहासिक एकांकी के जन्मदाता। तो ये आप लोग कॉमन क्वेश्चन में पूछ लेगा खाली, सिर्फ एकांकी के जन्मदाता कौन है, तो राम कुमार वर्मा जी हैं। जी हाँ मित्रों, राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। आगे एक विधा जैसे उपन्यास, उपधन न्यास, इसका जो संविच्छेद करेंगे उपधन न्यास हो जाएगा। इसके जो जन्मदाता कौन है, इसको भी आप लोग देखिए, जैसे लाला श्रीनिवास दास हो जाएंगे। आगे हम लोग देखें, उपन्यास। जी हाँ मित्रों, जन्मदाता हो जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। जी हाँ मित्रों, लाला इनका पूरा नाम है, लाला श्री निवास दास। जी हाँ मित्रों, इनका एक है परीक्षा गुरु। जी हाँ मित्रों, 1882 में आया। अन्य विद्वानों का देखिए अलग अलग, कुछ लोग भागवती को भी मानते हैं, कुछ लोग रानी की केतकी की कहानी ईसा खां की है उसको भी मानते हैं। लेकिन ये लाला श्रीनिवास दास हैं, इनको भी बहुत ज़्यादातर विद्वान इसी के पक्ष में सहमत हैं कि एक उपन्यास की जन्मदाता लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से माना जाता है। तो इससे भी हो जाता है। तो हम लोग देखिए इसे इसे कादम्बरी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नावल भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को आगे कक्षाओं में भी मिलेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि आलोचना। आलोचना, जी हाँ मित्रों, आलोचना विधा की शुरुआत शुरुआत कहाँ से होती है? जी हाँ मित्रों, तो ये होती भारतेंद्र जी हैं, भारतेंद्र युग से होती है। भारतेंद्र जी से, यही जनक भी हैं। जी हाँ मित्रों, ये जनक भी हैं इसके, ये जनक भी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये जनक भी हो जाएंगे। जीवनी, जी हाँ मित्रों, जीवनी, जीवनी वो होती है जब किसी व्यक्ति के बारे में दूसरा कोई व्यक्ति क्रमबद्ध और लेखनीबद्ध तटस्थ निष्पक्ष तरीके से लिखता है, तो उसे जीवनी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, उसे जीवनी कहते हैं। अब जानिए आप लोग जीवनी, तो इसको हम लोग देख लिए। अब इसको एक हेडिंग डाल, हिंदी की गद्य साहित्य की प्रमुख गौड़ विधाओं में क्या क्या है। ये तो जो मुख्य विधाएं थी, अब इसमें हो गया अब हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख गौड़ विधाएं। जी हाँ मित्रों, एक हेडिंग इन नई हम लोग डालते हैं, हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधाएं। ये मुख्य विधाएं थी, हिंदी गद्य गद्य साहित्य की गौड़ विधाएं।
जी हाँ मित्रों, एक हेडिंग होगी हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधाएं। हम लोग जानते हैं, देखिए जीवनी आ जाएगी उसमें। जीवनी के साथ साथ और भी है, जैसे आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रेखा चित्र भी हो जाएगा इसी में। यात्रा साहित्य भी उसी में आ जाएगा। रिपोर्टाज, जी हाँ मित्रों, रिपोर्टाज भी उसी में आ जाएगा गौड़ विधाओं में। साथ ही साथ यह पत्र साहित्य, भेंट वार्ता, गद्य काव्य, डायरी भी आ जाएंगी। तो हम लोग पहले देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य गौड़ विधाओं में क्या क्या है। तो पहले स्थान पर हम लोग देखते हैं जीवनी हो जाएगी। जीवनी, जी हाँ मित्रों। दूसरे पर क्या हो जाएगा, आत्मकथा आप लोग डाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी कथा, अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। वो भी तटस्थ और सत्यता तरीके से लिखता है, कि ना कि कोई तथ्य छिपा ले अपने जीवन के बारे में, नहीं, उसको तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से लिखना होता है। आत्मकथा हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र, जी हाँ मित्रों, रेखा चित्र भी इसी में आ जाएगा। हिंदी की गद्य साहित्य की गौड़ विधाओं में रेखा चित्र भी आ जाएगा इसी में। संस्मरण ले लेते हैं हम लोग, अगले संस्मरण। संस्मरण, जी हाँ मित्रों, संस्मरण आ जाएगा। नीचे है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य, जी हाँ मित्रों, यात्रा साहित्य भी इसी में आ जाएगा। संस्मरण बात यात्रा साहित्य। रिपोर्टाज भी हम लोग आ जाएगा इसी में। रिपोर्टाज, अब यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं। गद्य काव्य भी इसी में आ जाएगा। 6 के बाद 7, गद्य काव्य। गद्य काव्य के बाद अगला जो है मित्रों, वो क्या है, डायरी। डायरी भी आ जाएगी। दैनंदिनी भी इसे कहते हैं, दैनिकी भी इसे कहते हैं, डायरी को। आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता कि दैनंदिनी किसे कहते हैं और डायरी, डायरी किसे कहते हैं, उसको भी आप लोग इसे हम डायरी डाल देते हैं। डायरी क्या है, मतलब डायरी भी इसी विधा में आ जाएगी। जी हाँ मित्रों, डायरी आ गई। साथ ही साथ एक जो है अंतिम अंतिम का एक पत्र साहित्य भी बचेगा। भी एक पत्र साहित्य भी है, पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा देन है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में आप लोग जानते हैं, जैसे सरस्वती पत्रिका है, हंस पत्रिका है, मर्यादा है, विशाल भारत है। तो ये पत्रिकाएं भी इस युग के सबसे बड़ी गौड़ विधाओं में आ जाएगी और बहुत बड़ा योगदान भी रहता है। जब किसी साहित्य या रचनाकार की छोटी छोटी रचना इसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, तो इसमें ही आ जाएंगे। आगे हम लोग भेंट वार्ता देखते हैं। 10वां जो है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता जिसे मुलाकात आप लोग करते हैं, भेंट वार्ता, उसे साक्षात्कार भी कह सकते हैं। साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू भी कह सकते हैं उसे। जी हाँ मित्रों, इंटरव्यू। जी हाँ मित्रों, हम लोग देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य गौड़ विधाओं में जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, और यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, गद्य काव्य, डायरी, पत्र साहित्य, भेंट वार्ता, साक्षात्कार या इंटरव्यू भी से कहते हैं दूसरे शब्दों में। अब इस विधाओं के जनक कौन कौन से, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग इस विधाओं के जनक जो किसी नाटक के हैं, नाटक के हो गया है, एकांकिक भी हो गया है। हम लोग देखेंगे कि आप जीवनी, जीवनी की जो विधा है, जीवनी, जी हाँ मित्रों, जीवनी है। जीवनी की जो शुरुआत होती है, पूछ लेगा आप लोग, जीवनी की शुरुआत जो है गोपाल राम शर्मा हो जाए। गोपाल राम शर्मा की पहली जो जीवनी इन्होंने लिखा था, गोपाल राम शर्मा शास्त्री। जी हाँ मित्रों, गोपाल राम शर्मा शास्त्री, गोपाल राम, इन्होंने पहली जीवनी लिखी थी हिंदी गद्य साहित्य में। गोपाल राम शर्मा, यहाँ शर्मा हो जाएगा, शर्मा शास्त्री। जी हाँ मित्रों, गोपाल राम शर्मा शास्त्री हो जाएगा। आगे जैसे आत्मकथा कौन लिखा था हिंदी गद्य, बनारसी दास जैन। जी हाँ मित्रों, ये जौनपुर के थे, जौनपुर जिले के बनारसी दास जैन, इन्होंने अर्ध
कथानक लिखा था, लेकिन पूरा इन्होंने नहीं लिखा था। 1641 ईस्वी में वो भी गद्य पद्य में, वो भी ब्रज भाषा में। तो आप लोग देखिए आत्मकथा जो शुरुआत होती है, आत्मकथा के, तो इसके जो हो जाएंगे बनारसी दास जैन जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, बनारसी दास जैन। जनक इसके हैं बनार दास जैन। जी हाँ मित्रों, ये जनक हैं इसके, इस विधा के। यहाँ आप लोग भी समझने के लिए डाल सकते हैं जनक हैं, पिता हैं, प्रवर्तक हैं। आगे भी कुछ विधाएं जैसे हैं संस्मरण। जी हाँ मित्रों, अगली जो है संस्मरण है विधा एक। संस्मरण, जब किसी की याद में कोई व्यक्ति लिखता तो उसे संस्मरण कहते हैं। जी हाँ मित्रों, संस्मरण। इसके जो जन्मदाता हैं पदम सिंह शर्मा हैं। जी हाँ मित्रों, पदम सिंह शर्मा हो जाएंगे संस्मरण के। पदम सिंह शर्मा है, पदम सिंह शर्मा हो जाएंगे। यात्रा साहित्य एक बच रहा है जो है, इसके जो भरतेंदु से शुरुआत होती है, जैसे मेहदावल की यात्रा, मेरी लखनऊ की यात्रा, हरैया की यात्रा, तो ये यात्रा साहित्य जो है भरतेंदु युग से प्रारंभ माना जाता है। और सबसे ज़्यादा यात्रा साहित्य में अगर बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन का आप लोग नाम सुने होंगे। ये आजमगढ़ जिले के कनैला नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये यात्रा साहित्य सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का है। यात्रा साहित्य के एक बृहत्त्रयी में भी आते हैं। जी हाँ मित्रों, यात्रा साहित्य के बृहत्त्रयी में भी आते हैं। तो यात्रा साहित्य की जो शुरुआत होती है वो भरतेंदु युग से होती है या भरतेंदु से मानी जाती है। यात्रा साहित्य ये किससे है? भरतेंदु से प्रारंभ मानी जाती है। इनका पूरा नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी था। इनकी एक प्रेमिका भी थी, चंद्रिका नाम से, जो आप लोग पत्रिका जानते हैं, बंगला महिला थी। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका निकाले थे अपनी प्रेमिका के नाम पर लिखे थे। जब आगे हम लोग भारतेंद्र को पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतेंद्र से माना जाता है। यहाँ जनक समझने के लिए आप लोग कर सकते हैं, प्रवर्तक भी हो जाएगा इसी में। यात्रा साहित्य भी हो गया। अब एक रिपोर्टाज है, जैसे शिवदान सिंह चौहान की है लक्ष्मीपुरा। जी हाँ मित्रों, शिवदान सिंह चौहान की है, जो आप लोग पढ़ेंगे गद्य विधाओं में। लक्ष्मीपुरा 1938 में रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की सर्वप्रथम रिपोर्टाज। जी हाँ मित्रों, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट शब्द से बना है। इसकी जो उत्पत्ति है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। जी हाँ मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी। आगे हम लोग देखेंगे रिपोर्टाज। शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे। शिवदान सिंह चौहान। जी हाँ मित्रों, शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे। अब एक जो और है डायरी, जिसे दैनंदिनी भी कहते हैं, आप दैनिकी भी कहते हैं, उसे डायरी भी साहित्य में उसे क्या कहते हैं? डायरी। डायरी जो विधा है श्री राम शर्मा है। जी हाँ मित्रों, शिकार साहित्य के प्रवर्तक भी रहे हैं श्री राम शर्मा। शिकार साहित्य सबसे ज्यादा अपनी लेखनी चलाए हैं इन्होंने, श्री राम शर्मा जी ने। एक श्री राम वर्मा है, एक श्री राम शर्मा, एक श्रीकांत वर्मा भी है, कंफ्यूज होगा, लेकिन ये श्री राम शर्मा है। इनकी सेवाग्राम की एक डायरी थी। जी हाँ मित्रों, इनकी जो प्रथम डायरी थी सेवाग्राम की डायरी, श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा है इसके जो जनक। सेवाग्राम की इनकी डायरी थी। जी हाँ मित्रों, और जो एक है
भेंट वार्ता, जी हाँ मित्रों, भेंट वार्ता दो है, बनारसी दास जैन से ये भी शुरू होती है। इसके जो संस्थापक प्रवर्तक बनारसी दास जैन हैं। भेंट वार्ता, भेंट वार्ता जो है ये बनारसी दास चतुर्वेदी है। जी हाँ मित्रों, बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी है। जी हाँ मित्रों, भेंट वार्ता के बनारसी दास चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। और एक जो अंतिम है उसे पत्र साहित्य भी कह सकते हैं। पत्र साहित्य किस युग की, मतलब इसका किस युग में विकास हुआ, किस युग में जन्म हुआ, ये आप लोग परीक्षा में पूछ सकता कि पत्र साहित्य किस किस युग की देन है। तो महात्मा मुंशी राम इसके जो जनक हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, मुंशी राम प्रेमचंद वाला, ये मुंशी राम है। जी हाँ मित्रों, इनका नाम था महात्मा मुंशी राम। मुंशी राम हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, जनक इसके हैं, प्रवर्तक आप लोग जिसे कहते हैं। जी हाँ मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कि रिपोर्टाज, उपन्यास, कहानी किस विधा की कौन सी देन है। आज ये गद्य, हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसको समाप्त हो गया। अब कुछ क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को जल्द ही वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, तो हम लोग जिसे देखेंगे कि आप लोग परीक्षा में पूछ सकता है कि गद्य साहित्य के प्रवर्तक कौन है, हिंदी में पत्र साहित्य के प्रवर्तक कौन है, भेंट वार्ता के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ मित्रों, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों को जल्द ही वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो भी इसके बाद आ जाएंगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज इसकी हम पृष्ठभूमिका तैयार कर लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ मित्रों, इनका जीवन परिचय आप लोगों को पूछता है परीक्षा में, इनका जीवन परिचय क्या है, इनका जन्म कहाँ है। ये देखिए, बस्ती जिला है जो उत्तर प्रदेश में। जी हाँ मित्र, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 में, जी हाँ मित्रों, 1884 में इनका जन्म हुआ था। और जो ये मृत्यु है इनकी सन 1941 में हुई थी। जी हाँ मित्रों, इनके जो पिता थे चंद्रबली पांडे जी थे। जी हाँ मित्रों, चंद्रबली पांडे भी थे। और सबसे बड़ी इनकी देन हिंदी साहित्य इनका हमेशा चिरस्मरणीय रहेगा, हम सब लोग ऋणी रहेंगे इन्हें। हिंदी साहित्य का इतिहास, जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण जो इतिहास उन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे संपादक नागरिक परिचारी सभा द्वारा हुआ है, जो आगे उच्च कक्षाओं में इनके किताब को सब लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी देन है, जैसे इन्होंने निबंध साहित्य में सबसे अधिक कार्य किया है। जी हाँ मित्रों, निबंध साहित्य में इन्होंने सबसे अधिक कार्य किया है। इनका जैसे पिता का नाम चंद्रबली हो जाएगा। और निबंध साहित्य में विचार बीथी, जी हाँ मित्रों, विचार बीथी नाम से, या चिंतामण, चिंतामण 4 भागों में है। जी हाँ मित्रों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जो विचार बीथी है यही बाद में चिंतामणि नाम से इसका संपादन हुआ। और उस ये निबंध संग्रह है, इसमें कौन कौन से निबंध, कितने कितने निबंध हैं, जब हम लोग रामचंद्र शुक्ल अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले नेक्स्ट कक्षाओं में देखेंगे, तब विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। साथ साथ इनकी पृष्ठभूमि हम लोग देख रहे हैं, जैसे रस मीमांसा। जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसावादी थे, अर्थात ये रसवादी थे। जी हाँ मित्रों, जिसे रस आप लोग जानते हैं 9 प्रकार के होते हैं। रौद्र वीर विभस हास करुण सिंगार, अद्भुत शांत भयानक कहू, नव रस के परिवार। तो हम लोग जब रस व्याकरण पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो ये रसवादी थे। इनकी जो सबसे बड़ी देन है रस मीमांसा, एक ग्रंथ इन्होंने लिखे थे रस मीमांसा। सबसे अधिक देन इनकी जो आलोचना के क्षेत्र में भी रही है रामचंद्र शुक्ल जी की। जी हाँ मित्रों, इनके ने काव्य भी लिखा था। एक इनकी काव्य है बुद्ध साहित्य का, जो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, मात्र एक रचना हिंद। तो इनका जो एक कहानी है 11 वर्ष का समय। जी हाँ मित्रों, इन्होंने कहानी के क्षेत्र में भी अपना कार्य किया है। 11 वर्ष का समय, इसे कुछ लोग हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते, लेकिन जो मान्य मत है वो
नहीं है। हिंदी की जो कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती को माना जाता है। तो अलग बात हो जाएगी। संपादन जिन्होंने हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारी पत्रिका आनंद कादम्बनी, जी हाँ मित्रों, आनंद कादम्बनी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। आप लोग जानते हो कि नागरी प्रचारी जो पत्रिका है वो बनारस से, आपके ही उत्तर प्रदेश के बनारस काशी से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, आप नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तो आप लोग ये भी जान लिया। नागरी प्रचारणी सभा जो 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। श्याम सुंदर दास और शिव नारायण सिंह मिलकर इसकी स्थापना किए थे, और लोग भी थे अन्य सदस्यों में। तो उसी से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में, जी हाँ मित्रों, महज 3 वर्ष बाद उस पत्रिका वहाँ से निकलती थी। तो उसमें इन्होंने काम किया। एक इनके ग्रंथ जैसे भ्रमर गीत सार है, तुलसीदास ग्रंथ है, और जो रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके जो प्रिय कवि, पूछ लेता आप लोगों से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है, तो संत तुलसीदास आप लोग जानते होंगे। जी हाँ मित्रों, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे श्रेष्ठ प्रकांड विद्वान रामचरितमानस के उन्होंने निर्माण किया, उसी उनके प्रिय कवि हो जाएंगे। इनके निबंध के क्षेत्र में भी हम लोग देखें तो निबंध जैसे इनका है मित्रता, सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनका निबंध है मित्रता। जी हाँ मित्रों, मित्रता इनका निबंध है। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने सबसे अधिक कार्य किया है। निबंध के क्षेत्र में इन्होंने सबसे अधिक कार्य किया। इनकी जो शैली है, जैसे देखिए, ये विचारात्मक शैली है, वर्णनात्मक है। इनके जो शैली है उसमें जो ओज मिलता, ओज गुण है, साथ ओज प्रसाद माधुर गुण का भी इसमें समन्वय मिलता है। अलंकार तो इन्होंने काव्य क्षेत्र में उतना अधिक काम नहीं किया जितना कि गद्य साहित्य में इन्होंने काम किया है। जी हाँ मित्रों, जितना इन्होंने गद्य साहित्य का काम किया है। तो संक्षिप्त परिचय आप लोग देख ही रहे। जिनकी शिक्षा थी, इन्होंने MA इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट सिर्फ किए थे। इसके बाद इन्होंने अध्यापन लेखन क्षेत्र में अपना कार्य किया। निबंध है, नाटक है, और आलोचना है, पत्रिका है, और काव्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। जी हाँ मित्रों, निबंध, नाटक, आलोचना, पत्र के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। और जब उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, इनको लिखने में 29 वर्ष लग गए थे। जी हाँ मित्रों, 29 वर्ष इन्होंने अपने इस इतिहास को लिखने में लगाया था। जी हाँ मित्रों, अब मृत्यु की इनकी जो बात करें तो सन 1941 में हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, सन 1941 में हो जाएगी। अब कुछ हम महत्वपूर्ण जैसे क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य में, उसको आप लोगों से बताते हैं। जैसे कलम का सिपाही, जी हाँ मित्रों, कलम का सिपाही जो है वो अमृत राय का जो हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ लेगा कि कलम का सिपाही अमृत राय का है। इसमें आप लोगों की किताब में दिया हुआ जो टेक्स्ट बुक है, उसमें मैं टेक्स्ट बुक NCERT के प्रमाणिक बुकों द्वारा ही अध्ययन करके इसके बाद आप लोगों को बीच समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जी हाँ मित्रों, इसके बीच में आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। या पूछ लेगा कि राजस्थानी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थानी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ। तो राजस्थानी गद्य साहित्य का जो विकास है, राजस्थानी गद्य साहित्य का जो विकास है वो 10वीं शताब्दी शुरू हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, राजस्थानी गद्य साहित्य 10वीं शताब्दी। इसके बाद सनई सनई या धीरे धीरे ब्रज भाषा भी आ जाएगी। ब्रज के बाद धीरे धीरे फिर खड़ी बोली भी आ जाएगी। तो इस प्रकार इसका स्वरूप हिंदी का बदलता रहा समय समय पर। या आप लोगों के पूछ लेगा द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम बताएं, भारतेंदु युग के नाटककारों के नाम बताएं। परीक्षा में पूछता है भारतेंदु युग के नाटककारों के नाम बताएं। तो जैसे देखिए द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों को जैसे मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। और जो कवि दिवस है, यही मैथिली शरण गुप्त के नाम पर 3 अगस्त चिरगांव झांसी 1886 इनका जो जन्म हुआ था, इन्हीं के नाम पर 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जी हाँ मित्रों, कवि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा क्लास आगे बढ़ाने पहले कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आगे बढ़ाएं इसको। ये निःशुल्क है। जी हाँ मित्रों, जो घनानंद सर का है प्रयास है कि घर घर शिक्षा निःशुल्क शिक्षा। जी हाँ मित्रों, घर घर शिक्षा निःशुल्क शिक्षा, कोई शिक्षा से वंचित ना हो जाए। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं क्लास में, जैसे द्विवेदी युग की कहानीकारों मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक।
तो ठीक है, अगली क्लास जो आप लोगों की होगी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय और उनका जो रचनाएं, जो इनका योगदान, उस पर हम लोग करेंगे। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।